दो शहरी और दो गांव की बहू को मिलाने। क्या हुआ माला, आज के दिन तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी चारों बेटों की शादी जो है। हाँ, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? मेरे दोनों बड़े बेटे राजीव और वीर ने इन दो गांव की रहने वाली गवार बिंदु और आरती से शादी कर रहे हैं। मैं अपने चारों बेटों के लिए पढ़ी लिखी मॉडर्न पत्नी लाना चाहती थी, लेकिन इन दोनों ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। माला शुरू से ही अपने चारों बेटों के लिए पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू लाना चाहती थी, लेकिन माला के दोनों बड़े बेटों ने अपनी मर्जी से शादी करने की चाह रखी। उन्होंने बिंदु और आरती नाम की दो गांव की रहने वाली लड़कियों को पसंद किया था, लेकिन माला उन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बेटों के सामने माला को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद माला अपने दो बेटों की शादी गांव की रहने वाली गवार लड़कियों से करवाती है और वहीं दो बेटों की शादी शहर की रहने वाली मॉडर्न लड़कियों से। चारों बेटों की एक ही मंडप में शादी होती है, जिसके बाद माला अपनी चारों बहुओं का स्वागत करती है। रॉकी, रोहित, तुम दोनों पाखी और पंक्ति को अपने अपने कमरे में ले जाओ और जाकर आराम कर लो। काफी थक गए होगे तुम दोनों। वीर और राजी, तुम दोनों भी अपने कमरे में चले जाओ, मुझे बिंदु और आरती से कुछ काम है। माला के कहने पर सब लोग कमरे में चले जाते हैं। शादी की वजह से घर में बहुत सारे बर्तन जमा हो गए हैं और इस उम्र में तो मुझसे बर्तन धोए नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने सारे बर्तन बाहर कुएं के पास रख दिए हैं। तुम दोनों वो सारे बर्तन धो दो और हाँ, एक एक करके बर्तन चमकाना। अगर एक भी बर्तन में दाग मिला तो खैर नहीं तुम दोनों की। इतनी रात में बाहर कुएं पर बर्तन धोना क्या ठीक रहेगा? हम सुबह जल्दी उठकर सारे बर्तन धो देंगे। मुझे लगा गांव की बहू है तो काम करने में आनाकानी नहीं करेगी, लेकिन ये तो अभी से ही आनाकानी कर रही है। तुम दोनों मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जो काम मैं बोलूं उसे चुपचाप कर दिया करो, तुम दोनों की सलामती इसी में है। बिंदु और आरती दोनों के गांव से होने की वजह से दोनों ही भोली भाली होती हैं। अपनी सास की बात सुनकर दोनों घबरा जाती हैं, जिसके बाद दोनों नई नवेली बहुएं शादी के जोड़े में रात भर जाकर कुएं के पास बर्तन धोती हैं। बर्तन इतने सारे होते हैं कि उन्हें धोते धोते सुबह के 5 बज जाते हैं, जिसके बाद दोनों नहा धोकर तैयार होती हैं और भगवान की पूजा पाठ करती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे माँ जी, आप उठ गई? ये लीजिए प्रसाद। दोनों बहुएं अपनी सास को प्रसाद देकर पैर छू कर आशीर्वाद लेती हैं। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। तुम दोनों तो यहाँ हो, लेकिन पाखी और पंक्ति कहाँ है? माला इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ माला की दोनों शहरी मॉडर्न बहुएं शॉर्ट ड्रेस में माला के सामने आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे वाह, तुम दोनों पर तो ये शॉर्ट ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी, हम हैं ही इतनी सुंदर, हम पर तो हर ड्रेस अच्छी लगती है, लेकिन हमारी इन दोनों जेठानियों ने अपनी बॉडी पर ये क्या लपेट रखा है? ऐसा लग रहा है कि दोनों कोई बड़ा सा कपड़ा लपेट कर आ गई हो। और आज के टाइम में अपने सर पर पल्लू कौन रखता है? पंक्ति, ये हमारे देश की संस्कृति है और अपनी संस्कृति को मानना कोई बुरी बात नहीं है। न जाने किन गवार बहुओं से पाला पड़ गया है। इन दोनों को देख, कितनी मॉडर्न है। मैं वीर और राजीव के लिए इन दोनों की तरह मॉडर्न पत्नी लाना चाहती थी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि तुम दोनों मेरे बेटों की जिंदगी में आ गई। छोड़ो, अब हम भी क्या कर सकते हैं। तुम चारों को पता है ना, आज तुम चारों की पहली रसोई है, तो जाकर अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर लो। पहली रसोई का नाम सुनकर पंक्ति और पाखी की हालत खराब हो जाती है। मुझे तो खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब हमारा क्या होगा? मैं तो तुमसे भी गई गुजरी हूँ, मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता है। जहाँ शहरी बहुएं पहली रसोई को लेकर परेशान होती हैं, लेकिन वहीं बिंदु और आरती बिना कुछ कहे किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। अपनी दोनों गवार जेठानियों को देखकर पंक्ति और पाखी हैरान हो जाती हैं, लेकिन अब वो भी चुप नहीं बैठती हैं। दोनों शहरी बहुएं यूट्यूब से मैगी बनाने की रेसिपी देखती हैं और अपनी पहली रसोई में दोनों शहरी बहुएं मैगी बनाती हैं, जिसके बाद चारों बहुएं अपना खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। पंक्ति, पाखी,
तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई में मैगी बनाई है? हाँ मम्मी जी, हम अपनी पहली रसोई में कुछ अलग और स्पेशल बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए मैगी बनाई है। पाखी और पंक्ति की बात सुनकर माला को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी उन दोनों की बनाई हुई मैगी खा लेती है, जिसके बाद वो बिंदु और आरती का बनाया हुआ खाना खाती है। माला को बिंदु और आरती का खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन अपनी शहरी घमंड के कारण माला बिंदु आरती की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती है। तुम्हारे खाने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। तुमसे अच्छा तो मेरी दोनों शहरी बहुओं ने मैगी बनाई है। कम से कम इनके मैगी में स्वाद तो है। पाखी, पंक्ति, ये लो तुम दोनों का नेक। इसमें 50-50 हजार रुपए और एक डायमंड का नेकलेस है, और तुम दोनों के लिए इसमें 51 रुपए हैं। तुम दोनों इन्हीं के लायक हो। माला की बात सुनकर बिंदु और आरती को बुरा तो लगता है, लेकिन वो 51 रुपए का नेक लेकर भी अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। ये सब देखकर माला मन ही मन खुश होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। समय बीतने के साथ साथ दोनों गांव की बहुएं अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाती हैं और घर के सारे कामकाज में मन लगाती हैं। लेकिन वहीं दोनों शहरी बहुएं क्लब, लॉन्च, पार्टी, शॉपिंग पर जाती हैं और घर के किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाती हैं। माला को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन पाखी, पंक्ति, जरा एक गिलास पानी तो देना। खांस खांस कर हालत खराब हो गई है। मामी जी, हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? आपको पानी देने के अलावा आपकी भी तो हाथ पैर हैं, उनका इस्तेमाल करिए और खुद जाकर पानी ले लीजिए। हम वैसे भी बाहर जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो आपको पानी देने में वेस्ट करे। पाखी का ऐसा जवाब सुनकर माला को ये समझ आ जाता है कि वो जिन बहुओं पर अपनी जान न्यौछावर कर रही थी और प्यार कर रही थी, वो इसके लायक नहीं है। तभी वहाँ बिंदु और आरती आती हैं और अपनी सास को पानी पिलाती हैं, जिसे देखकर माला कहती है, बिंदु, आरती, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तुम्हारे गांव और गवार होने की वजह से मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया और न ही प्यार दिया। नेक में भी मैंने तुम दोनों को 51 रुपए दिए, उसके बावजूद भी तुम दोनों ने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया और घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाला। लेकिन इन दोनों ने पैर छूना तो बहुत दूर, मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। आप हमसे बड़ी हैं, एक माफ़ी मत मांगिए। आप तो हमारी माँ समान हैं, और एक माँ अपनी बेटियों से माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्या सोच है तुम्हारी? अपनी सास को तुमने माँ का दर्जा दिया है, और एक ये दोनों हैं। मैंने तुम दोनों की अपने बेटों से शादी करवाकर गलती कर दी है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को और नहीं बढ़ाऊंगी। अभी का अभी मेरे घर से निकल जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए। अगर आप हमें घर से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें घर से मत निकालिए, हमें माफ कर दीजिए। पाखी और पंक्ति को अपनी गलती का एहसास होता देख माला उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद माला अब अपने चारों बहुओं को एक जैसा प्यार करती है और चारों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, और अपनी दोनों गांव की बहुओं को बहुत अच्छा नेक देती है। अरे मोरी मैया, मेरे तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। अरे शारदा, क्या हुआ अचानक से? हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा मैं अब कब तक काम करती रहूंगी? तू शादी कर लेना। जानती हूँ हम बहुत गरीब हैं, पर फिर भी तू शादी कर ले। आप जिस लड़की से शादी करने को बोलोगे उससे मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा माँ। मैं भी अब आपको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर शारदा कुछ ही दिनों में पंडित जी से अपने बेटे की शादी की बात करती है, तो पंडित जी उसे सुषमा नाम की एक बौनी कन्या के बारे में बताते हैं, जो कि गरीब थी। फिर शारदा वीरेन की शादी सुषमा से करा देती है, जहाँ वो नई बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू आओ, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। हम गरीब हैं, हमारा घर ऐसा ही है, पर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना। हाँ बहू, बिल्कुल बेझिझक होकर बताना। जी माँ जी। पापा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? मैं बोनी हूँ, फिर भी आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दी, क्यों? बहू तुम चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे ससुर जी और मुझे पता चला
कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, आज्ञाकारी, सुशील हो, घर संभालने लायक हो, तो इसमें कम कद के होने का तो कोई मतलब नहीं है। और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है कि सब अच्छा ही होगा। शुक्रिया माँ जी। जाओ बच्चों, आराम करो। आओ सुषमा, हम कमरे में चलते हैं। फिर वीरेन उसे अपने कमरे में ले जाता है। सुषमा कुछ ही दिनों में अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। हालांकि उसे कुछ चीजों में ऊंचा होने की जरूरत पड़ती थी, तो वो कुर्सी या पटले के सहारे से चढ़ जाया करती थी। गरीब ससुराल में चूल्हा था, तो वो बेहद आसानी से खाना बनाकर खिला दिया करती थी। वहीं वीरेन का काम कुछ खास नहीं चल रहा था, तो घर में सिर्फ गिने चुने पैसे ही आया करते थे, जिससे वो अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते थे। वक्त गुजरता है। एक दिन सुषमा की तबीयत खराब होती है। वो इतनी उल्टी करती है कि शारदा उसे देखते ही बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। बधाई हो। सच माँ जी, वीरेन जी तो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बहू, अब तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना, काम सारा मैं संभाल लूंगी। पर माँ जी, मैं आपके काम में थोड़ा बहुत हाथ जरूर बटाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ा। मैं तेरे पापा जी को ये बात बता कर आती हूँ। जी माँ जी। ऐसा कहकर शारदा अपने पति चमन को जाकर बहू की गर्भवती होने की खुशखबरी सुना देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और अचानक से शांत हो जाता है। अजी, क्या हुआ? अभी तो आप इतना खुश थे और अचानक से चुप हो गए। शारदा, तुम तो जानती हो कि घर की क्या स्थिति है। रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। बहू एक नई जान को इस घर में ला रही है। इस समय हमें बहू का खास ख्याल रखना होगा। उसकी खान पान की जरूरत को पूरी करनी होगी। और हमारे वीरेन का काम ठीक नहीं चल रहा है। ये बात सुनते ही वीरेन भी परेशान हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं, पर हमसे जितना बन पड़ेगा हम बहू के लिए उतना जरूर करेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। शाम को वीरेन घर आ जाता है और सुषमा उसे खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर वीरेन बहुत खुश हो जाता है और बच्चे का लालन पालन करने की सोच में डूब जाता है। अब तो मुझे सुषमा का और ख्याल रखना होगा। उसकी ख्वाहिश भी पूरी करनी होगी। मेहनत करके काम को करना ही होगा। मैं उसे निराश नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में माँ का बहुत जरूरी होता है कि वो अपने मन मुताबिक चीजें खाए। अजी, आप किस सोच में डूब गए? आपको खुशी नहीं हुई जानकर? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। देखना तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आऊंगा। अच्छा बताओ, अभी तुम्हारा क्या खाने का मन हो रहा है? मैं जानती हूँ वीरेन जी, घर में पैसे नहीं है, तो आपके सामने अपनी इच्छा ज्यादा जाहिर नहीं करूंगी। वैसे आप बस पानी पूरी खिला दीजिए, वही काफी है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। फिर वीरेन उसके लिए सस्ती 20 रुपए की पानी पूरी लाकर उसे खिला देता है। 2-3 महीने गुजर जाते हैं और अब हालात गरीब वाले थे। वहीं सुषमा का चटपटी चीजें खाने का मन करता है, जो कि वीरेन लाने में सक्षम नहीं था, और उसका कई दिन से समोसे खाने का मन था। सास उसे कहती है, ये ले बहू, खाना खा ले। रोटी और चटनी है, इसमें मैंने नींबू अमचूर डाल दिया है। माँ जी, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा बाहर का खाने का मन है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है घर की हालत क्या है। हम बहुत गरीब और लाचार हैं, हमें माफ कर दे। हम तेरा ख्याल भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, समझती हूँ। आप माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है बहू, तू खाना खा ले, और हाँ, बाहर मत जाना, ग्रहण लगा हुआ है। जी माँ जी। सुषमा सास की बात को नजरअंदाज करके भी घर से बाहर चली जाती है, जहाँ वो धूप में बहुत परेशान होती है। बाहर की दुकानों पर चटपटी चीजें देखकर उसका मन खाने को होता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी आसमान से एक छोटी सी रोशनी उसके पेट पर पड़ती है और वो खुद होश में आ जाती है और छांव में बैठ जाती है। हे भगवान, मैं बेहोश हो गई थी। माँ जी ने मना किया था मुझे घर से बाहर नहीं जाना, पर क्या करूं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे समोसा खाना है, वो भी हरी चटनी के साथ। सॉरी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज नहीं दिला पा रही हूँ। तुम्हारे पापा पर बहुत पैसे होते तो जरूर खिलाती। सुषमा के ये कहते ही उसके पेट से एक रोशनी निकलती है और उसके सामने एक थाली भरकर गर्मा गर्म समोसे और चटनी हाजिर हो जाते हैं। ये जादू कैसे हो गया? मेरे बोलते ही समोसे हाजिर हो गए। खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है,
मैं खा लेती हूँ। बौनी सुषमा फटाफट से सारे समोसे लपालप खा जाती है और खुश होकर घर लौटती है। अगले दिन फिर उसका सांभर वड़ा खाने का मन होता है तो जादू से वो भी हाजिर हो जाते हैं। एरी बोरी मैया, फिर से मेरे बोलते ही मेरी मनपसंद चीज मेरे सामने आ गई। आहा, इसको खाऊंगी अब मैं। 4 दिन बाद फिर से सुषमा को जो भी खाने का मन करता है वो खुद ब खुद सामने प्रकट हो जाया करता था, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश मिजाज सी रहती थी। वक्त बीतता है, बहू का 9वां महीना लग जाता है और शारदा कहती है, बहू, अब हमारा नन्हा मेहमान इस घर में आने ही वाला है। तेरा मन होगा ना गोद भराई करने का? मेरा भी मन था, पर घर की स्थिति तो तू जानती है। काश मैं तेरा अच्छे से गोद भराई की रस्म कर पाती, जैसे सब सास ससुर करते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसा भी है मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन तभी बहू के गर्भ पर गोल गोल एक चक्री घूमती है, जिसकी तेज रोशनी से घर एक नए घर में बदल जाता है। साथ ही वहाँ गोद भराई के फूल और लाइट की सारी सजावटें हो जाती है और बहू के पेट से बहुत सारा सोना इकट्ठा हो जाता है। ये सब देखकर घर के सभी लोग बहुत ही अचंभित होते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? एरी मोरी मैया, ये जादू कैसे? अरे आप सब परेशान मत होइए दादी माँ। पिताजी, दादू, ये सब मैंने किया है। आपको पता नहीं चला माँ? मैं आपके साथ 9 महीने से हूँ। जब भी आपका कुछ खाने का मन करता था तो मैं वो चीज ले आता था, ताकि आप खुश रहो और मुझे भी रखो। पर बेटा, तुम जादू कैसे कर पा रहे हो? आपको याद है, एक दिन दादी ने आपको ग्रहण में बाहर जाने से रोका था। फिर आप भूख के कारण बेहोश हो गई थी। तभी सूर्य देवता ने मुझे शक्तियाँ दी, ताकि आपका जो भी मन हो आप वो सब खा पाओ। अब आप सब खुशी खुशी गोद भराई की रस्म करिए और जो भी चाहिए बता दीजिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सब शक्तियाँ मिली और मैं आपके घर आने वाला हूँ। अरे वाह, हमारे बेटे पर भगवान की कृपा हो गई है। हमारी सारी परेशानियां अब खत्म हो गई है। चलिए रौनक जमाते हैं फिर। माँ जी, नाच गाना करवा दीजिए जरा। मेरे जादुई पोते, हमें मेहंदी, ढोल, नगाड़े और मिठाइयाँ दे दे। ये लीजिए दादी। तभी बौनी बहू के गर्भ से एक रोशनी निकलती है और शारदा का कहा हुआ एक एक शब्द सच हो जाता है, जिसके बाद बौनी बहू के ससुराल वाले खूब नाच गाना करते हैं। पड़ोसी घर आकर बहू को आशीर्वाद देते हैं। बौनी बहू के हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। आखिरकार सुषमा की गोद भराई अच्छे से हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनके घर की सारी गरीबी खत्म हो चुकी थी। वहीं सुषमा हर रविवार गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करती थी।